नमस्कार। आज की बातचीत की शुरुआत एक ऐसे शब्द से करते हैं जिसे सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। अंधेरी रात, खोपड़ियां, कोई डरावना अघोरी। वो शब्द है तंत्र। आज हमारा इरादा किसी रहस्य से पर्दा उठाना या किसी को डराना नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी गलतफहमी की परतें उधेड़ना है। बिल्कुल। और देखिए, ज्यादातर डर वहीं से पैदा होता है जहां जानकारी की कमी हो। आज हमारे हाथ एक बहुत दिलचस्प लेख लगा है जो इसी धुंध को साफ करने की कोशिश करता है। तो आज हम उसी लेख की रोशनी में ये देखेंगे कि तंत्र से जुड़े भ्रम के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या ये वाकई उतना डरावना है जितना इसे बना दिया गया है। तो चलिए, तंत्र को डर की नहीं बल्कि ज्ञान की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि शुरुआत इस बात से करनी चाहिए कि तंत्र क्या नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो छवि है वो फिल्मों और टीवी सीरियल्स की देन है, और उसे साफ करना सबसे जरूरी है। हाँ, ये सबसे सही शुरुआती बिंदु है। किसी भी चीज के सही स्वरूप को जानने से पहले उसकी जो नकली छवियां हैं उनको हटाना पड़ता है। हमारे हाथ जो लेख है वो सबसे पहले यही साफ करता है कि तंत्र काला जादू नहीं है। इसका मकसद किसी को वश में करना, किसी का बुरा करना या किसी पर कोई शक्ति चलाना ये कभी नहीं रहा। ये इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सरलीकरण है। और एक दूसरी बड़ी छवि है जो इसे वासना और अनैतिकता से जोड़ती है। कई लोगों के लिए तो तंत्र का मतलब ही अनियंत्रित भोग विलास है। और ये दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेख के मुताबिक तंत्र का रास्ता वासना का नहीं बल्कि ऊर्जा के रूपांतरण का है। इसकी जो छवि बनाई गई है वो इसके मूल सिद्धांत के एकदम उलट है। ये ऐसा ही है जैसे किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला को सिर्फ इसलिए बदनाम कर दिया जाए क्योंकि वहां खतरनाक रसायन रखे हैं। सवाल ये नहीं कि क्या रखा है, सवाल ये है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई सैद्धांतिक बातें, लेकिन आम इंसान के मन में तो तंत्र का मतलब वो चमत्कार है जो हम कहानियों में सुनते हैं, जैसे हवा में उड़ना या हाथ से भभूत निकाल देना। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या इसका कोई आधार है या ये भी बाद में जोड़ा गया मसाला है? ये भी एक अहम बिंदु है। लेख साफ कहता है कि ये सब चमत्कारों का प्रदर्शन है जिसका असली तंत्र से कोई लेना देना नहीं। प्रामाणिक तांत्रिक मार्ग में सिद्धियों या चमत्कारों को रास्ते का भटकाव माना गया है, मंजिल नहीं। और सबसे जरूरी बात, तंत्र कोई डू इट योरसेल्फ किट नहीं है जिसे कोई भी किताब पढ़कर शुरू कर दे। ये एक बेहद अनुशासित रास्ता था जिसके लिए गुरु का सीधा मार्गदर्शन और सालों का अनुशासन चाहिए होता था। मतलब इसे ऐसा समझें कि ये कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं था जिसे कोई भी कर ले। ये तो एक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग थी जिसमें गुरु हर कदम पर आपका हाथ पकड़कर चलता था। हाँ, तो जो कुछ हम आज सड़कों पर या टीवी पर देखते हैं वो बस एक नाम का इस्तेमाल है, असल चीज नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ एक सूत्र लागू होता है, जो लोकप्रिय है वो प्रामाणिक नहीं है और जो प्रामाणिक है वो लोकप्रिय नहीं हो पाया। ये बात तो बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि प्रामाणिक ज्ञान को शायद लोकप्रिय होने की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने साधकों तक पहुंच ही जाता है, जबकि जो बाजार में बिकता है उसे लोकप्रिय होना ही पड़ता है। ये तो आज के वायरल कंटेंट और गहरे साहित्य की बहस जैसा ही मामला लगता है। बिल्कुल, सनसनी हमेशा आसानी से बिकती है, गहराई के लिए ग्राहक खोजने पड़ते हैं। तो फिर असली सवाल पर आते हैं। अगर तंत्र ये सब नहीं है, काला जादू नहीं, वासना नहीं, चमत्कार नहीं, तो फिर ये है क्या? तंत्र शब्द का असली मतलब क्या है? यहाँ इसकी जड़ को पकड़ना बड़ा दिलचस्प है। लेख बताता है कि तंत्र शब्द संस्कृत की धातु तनु विस्तारे से बना है। तनु विस्तारे? हाँ, तनु का एक अर्थ शरीर भी है, लेकिन यहाँ इसका गहरा अर्थ है चेतना, और विस्तारे का मतलब है विस्तार करना, फैलाना। तो चेतना का विस्तार जो आपकी जागरूकता को, आपकी समझ को फैलाए, वो तंत्र है। एकदम सही। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ एक तकनीक, एक प्रणाली, एक व्यवस्था या एक विज्ञान। ये चेतना के नियमों को समझने और उसके दायरे को बढ़ाने का एक विज्ञान था। ये कोई गुप्त पूजा पद्धति नहीं, बल्कि मानव अनुभव की गहराइयों को नापने का एक व्यवस्थित तरीका था। ये तो उस छवि से बिल्कुल ही अलग है जो हमारे मन में है। मतलब ये एक तरह का साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क था। जैसे आज मनोविज्ञान मन को समझने की कोशिश करता है, वैसे तंत्र चेतना को समझने की कोशिश कर रहा था। आप इसे एक प्राचीन मनोविज्ञान कह सकते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गहरा था। मनोविज्ञान ज्यादातर मन के स्तर पर काम करता है।
तंत्र मन, शरीर और ऊर्जा इन तीनों को एक साथ लेकर चलता था। उसका मानना था कि तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जैसे भौतिकी बाहरी दुनिया के नियमों को समझने का विज्ञान है, वैसे ही तंत्र भीतरी दुनिया को समझने का एक प्रैक्टिकल साइंस था। ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि सनातन परंपरा के इतने विशाल ज्ञान सागर में तंत्र को कहाँ रखा गया है। क्या ये वेदों का विरोधी था या उसका कोई हिस्सा था? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर तंत्र को वेदों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। हमारे पास जो लेख है वो एक बहुत दिलचस्प खाका खींचता है। वो कहता है कि सनातन परंपरा में ज्ञान को 3 बड़ी नदियों की तरह देखा जा सकता है। पहली नदी है वैदिक मार्ग, जो यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित हैं। सही कहा। हाँ, जिसका मुख्य जोर सामाजिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने पर है। ये कर्म पर आधारित है। दूसरी नदी है उपनिषदिक मार्ग, जिसे ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। इसका जोर वैराग्य और चिंतन मनन पर है। इसका मुख्य सवाल है मैं कौन हूं, और इसका रास्ता दुनिया से थोड़ा हटकर आत्मविश्लेषण का है। और तीसरी नदी हुई तांत्रिक मार्ग। तो ये बाकी दोनों से अलग कैसे थी? इसका फर्क दृष्टिकोण का था। तांत्रिक मार्ग अनुभव और चेतना को सबसे ऊपर रखता था। उसका आधार कोई किताब या सिद्धांत नहीं बल्कि आपका अपना सीधा अनुभव था। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि तंत्र ने कभी वेद या उपनिषद का खंडन नहीं किया। उसने बस एक अलग रास्ता दिखाया। उसका मूल मंत्र था, जो अनुभव में है वही सत्य है। मतलब किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि किसी किताब में लिखी है जी। या किसी गुरु ने कही है। उसे अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। ये तो बहुत ही वैज्ञानिक और साहसी दृष्टिकोण लगता है। बिल्कुल, ये एक तरह का आध्यात्मिक प्रयोगवाद था। ये कहता था कि सत्य कोई उधार ली हुई चीज नहीं हो सकती, उसे खुद जीना पड़ता है। इसीलिए ये मार्ग उन लोगों के लिए था जो सिर्फ विश्वास नहीं करना चाहते थे बल्कि जानना चाहते थे। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये ज्ञान की एक बहुत ही परिष्कृत और गहरी शाखा थी। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसने मुझे हमेशा परेशान किया है। अगर तंत्र इतना गहरा और वैज्ञानिक था तो ये इतना बदनाम कैसे हो गया? ऐसी क्या वजहें थीं कि चेतना के विस्तार का विज्ञान काले जादू का पर्याय बन गया? ये वाकई सबसे बड़ा सवाल है और लेख इसके पीछे एक नहीं बल्कि 4 बड़े कारण बताता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था औपनिवेशिक नजरिए से पैदा हुआ भ्रम, यानी कॉलोनियल डिस्टॉर्शन। मतलब जब अंग्रेज भारत आए उन्होंने इसे कैसे प्रभावित किया? जब पश्चिमी नजरिए से भारत को देखा गया तो उन्हें यहाँ के प्रतीक समझ ही नहीं आए। सोचिए, एक विक्टोरियन अंग्रेज जब महाकाली की मूर्ति देखता है, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खड़ग, बाहर निकली हुई जीभ, तो वो उसे क्या समझेगा? वो उसे बर्बरता, हिंसा और शैतानियत से जोड़ेगा। वो उसके पीछे के गहरे दार्शनिक प्रतीक को नहीं समझ पाएगा कि ये चेतना की वो शक्ति है जो अहंकार का नाश करती है। ठीक यही हुआ। उन्होंने इन गहरे प्रतीकों को अपनी सीमित समझ के हिसाब से भय, अश्लीलता और रहस्य से जोड़कर दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने इसे ब्लैक मैजिक और एग्जॉटिक कर्मकांडों के रूप में बेचा और वही डरावनी छवि आज तक हमारे दिमाग में चिपकी हुई है। तो एक बाहरी नजरिए ने इसके अर्थ को पूरी तरह तोड़ मरोड़ दिया। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी लोग ही जिम्मेदार थे? क्या भीतर कोई कमी नहीं आई? बिल्कुल आई। और वो दूसरा कारण है गुरु परंपरा का टूटना। तंत्र कोई पब्लिक लाइब्रेरी का ज्ञान नहीं था। ये गुरु के सीधे मार्गदर्शन में बहुत ही अनुशासित तरीके से सीखा जाता था। जब मध्यकाल में आक्रमणों और सामाजिक उथल-पुथल के कारण ये परंपराएं टूटीं, आश्रम नष्ट हुए, तो ज्ञान की निरंतरता खंडित हो गई। तो फिर क्या बचा? सिर्फ बाहरी क्रियाएं और कर्मकांड बचे रह गए। उनका गहरा अर्थ और दर्शन खो गया। और जब किसी क्रिया के पीछे का विज्ञान और अर्थ खत्म हो जाए तो वो सिर्फ एक खोखला, अंधविश्वासी कर्मकांड बनकर रह जाती है। लोगों ने उन्हीं टुकड़ों को पूरा तंत्र समझ लिया। ये वैसा ही है जैसे किसी हवाई जहाज का ढांचा तो मिले पर उसका इंजन और उससे उड़ाने का विज्ञान खो जाए। ये बहुत तर्कसंगत बात है। मतलब एक वैसियो, एक खालीपन पैदा हो गया। और मुझे लगता है कि इसी खालीपन का फायदा तीसरे कारण ने उठाया होगा, यानी बाजार ने। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तीसरा कारण है बाजार और सनसनी। जब ज्ञान पाना मुश्किल हो जाए तो लोग शॉर्टकट बेचने लगते हैं। कुछ चालाक लोगों ने देखा कि तंत्र के नाम में एक रहस्य और आकर्षण है,
तो उन्होंने इस नाम का इस्तेमाल करके सनसनीखेज बातें फैलाना शुरू कर दिया। डर और सेक्स, ये दो चीजें बाजार में हमेशा आसानी से बिकती हैं। उन्होंने तंत्र को इन्हीं दो चीजों से जोड़कर बेचना शुरू कर दिया। और चौथा कारण मुझे लगता है वो हम सबसे जुड़ा है, समाज का अपना डर। जी, चौथा कारण समाज का भय है। समाज अक्सर उन चीजों से डरता है जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। तंत्र चेतना के उन अंधेरे कोनों की भी बात करता है जिनसे हम मुंह फेरना चाहते हैं, जैसे मृत्यु, डर, क्रोध। जब समाज इन गहराइयों को समझ नहीं पाया तो उसने इसे खारिज कर दिया या इसे एक डरावनी चीज का लेबल लगा दिया। जो चीज हमारी छोटी सी तर्क की दुनिया में फिट नहीं होती, उसे खतरनाक मान लेना इंसान की पुरानी आदत है। ये चारों कारण मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिससे साफ होता है कि तंत्र बदनाम हुआ नहीं, बल्कि उसे समय, राजनीति और बाजार ने मिलकर बदनाम किया। और इन सभी वजहों के केंद्र में शायद एक ही चीज है, शरीर। शरीर को लेकर जो गलतफहमियां हैं वो सबसे ज्यादा है। हाँ, और यहीं पर तंत्र बाकी आध्यात्मिक मार्गों से एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाता है। लेख के अनुसार जहां दूसरे कई मार्गों ने शरीर को एक बाधा, एक पिंजरा या एक पाप का स्रोत माना, वहीं तंत्र ने कहा शरीर भी चेतना का ही एक रूप है। शरीर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि मुक्ति का एक साधन है, एक उपकरण है। लेकिन इसी बात का सबसे ज्यादा गलत मतलब निकाला गया। इसे भोग विलास से जोड़ दिया गया। बिल्कुल, जबकि इसका असली मतलब भोग विलास नहीं, बल्कि शरीर के प्रति गहरी जागरूकता और सम्मान था। तंत्र का सिद्धांत बहुत मनोवैज्ञानिक है। आप जिस चीज को नकारते हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। आप जिस चीज को दबाते हैं वो विकृत होकर बाहर आती है। इसलिए तंत्र ने कहा शरीर को नकारो मत, उसे समझो, उसकी ऊर्जा को, उसकी भाषा को समझो और उसे चेतना के विकास के लिए इस्तेमाल करो। तो समस्या भोग में नहीं बल्कि बेहोशी में है। मतलब अगर कोई काम पूरी जागरूकता के साथ किया जाए तो वो आध्यात्मिक हो सकता है, और अगर बेहोशी में किया जाए तो वही बंधन है। आपने इसके सार को पकड़ लिया। लेख भी यही कहता है। तंत्र वासना को असली समस्या नहीं मानता, वो अचेतनता यानी बेहोशी को असली समस्या मानता है। अगर खाना पूरे होश और जागरूकता से खाया जाए तो वो शरीर के लिए अमृत है, और अगर बेहोशी में बिना सोचे समझे खाया जाए तो वही जहर बन जाता है। यही सिद्धांत वो जीवन के हर पहलू पर लागू करता है। यह तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आज के दौर में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, डर, इच्छा, ट्रॉमा, दमन, ऐसा लगता है कि तंत्र ने इन सब पर हजारों साल पहले ही बहुत गहराई से काम कर लिया था। आप सही कह रहे हैं। ये मन का एक बहुत ही उन्नत विज्ञान था। इसका एक मूल सिद्धांत है जो आज के मनोविज्ञान के लिए भी बेहद प्रासंगिक है। जो दबाया गया वही विकृत होता है, जो समझा गया वही मुक्त होता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। हम अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा या ईर्ष्या को दबाने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि वो खत्म हो जाएंगी, पर तंत्र कह रहा है कि दबाने से वो और खतरनाक हो जाती हैं। ठीक यही तंत्र दमन का नहीं, समझ का मार्ग है। वो कहता है कि अपने भीतर उठने वाले हर भाव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे दबाओ मत। उसे बिना किसी जजमेंट के देखो, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी घटना को देखता है। उसे समझो कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। जैसे ही आप किसी भावना को पूरी तरह समझ लेते हैं, उसकी पकड़ आप पर से ढीली हो जाती है। दमन ऊर्जा को भीतर ही भीतर सड़ा देता है, समझ उस ऊर्जा को रूपांतरित कर देती है। कई आध्यात्मिक रास्ते दुनिया को, रिश्तों को, जीवन को एक माया या बंधन मानकर उसे छोड़ने की बात करते हैं। क्या तंत्र भी पलायन का मार्ग है? नहीं, और लेख के अनुसार यही तंत्र की सबसे बड़ी खूबी और हिम्मत की बात है। तंत्र ने जीवन को कभी नहीं नकारा। उसने संसार को त्यागने के लिए नहीं कहा। उसका एक बहुत खूबसूरत सूत्र है, जो है उसी में मुक्ति है। जो है उसी में मुक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मोक्ष या मुक्ति कहीं और, किसी दूसरे लोक में या मरने के बाद नहीं मिलेगी। वो इसी जीवन में, इसी शरीर में, इन्हीं रिश्तों और अनुभवों के बीच संभव है। इसलिए तंत्र जीवन की चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें चेतना को जगाने के अवसर के रूप में देखता है। उसका संदेश है, भागो मत, जागो। तो ये पलायनवाद का नहीं, बल्कि पूर्ण स्वीकृति का मार्ग है।
हर अनुभव को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, उसे पूरी तरह जीने का दर्शन। हाँ, लेकिन यहाँ स्वीकृति का मतलब बेहोशी में डूब जाना नहीं है। इसका अर्थ है हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ जीना। अगर आप दुखी हैं तो पूरी जागरूकता से दुखी हों, अगर आप खुश हैं तो पूरी जागरूकता से खुश हों। हर अनुभव को चेतना के विकास के लिए एक प्रयोगशाला की तरह देखना। हम घूम फिर कर वही आ गए जहां से हमने शुरू किया था। डर। हमारी पूरी बातचीत डर को हटाने से शुरू हुई थी। सही कहा। और ये चर्चा इसी बिंदु पर आकर पूरी होती है, क्योंकि तंत्र का डर से एक बहुत ही अनूठा रिश्ता है। वो डर पैदा करने का नहीं, बल्कि डर का सामना करने का विज्ञान है। ये कैसे? ज्यादातर धर्म और रास्ते तो डर से बचाने का या उसे भगाने का दावा करते हैं। और तंत्र कहता है, रुको, भागो मत। लेख में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जहां डर दिखाई देता है, तंत्र वहीं से शुरू होता है। ज्यादातर लोग डर से भागते हैं, उसे अनदेखा करते हैं या उसे किसी पूजा पाठ से भगाने की कोशिश करते हैं। और तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है, डरो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। देखो कि ये डर क्या है, ये शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, इसके पीछे कौन सा विचार है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तंत्र के अनुसार डर को भगाया नहीं जाता, डर को समझा जाता है। जिस पल आप अपने डर को पूरी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसी पल डर अपनी शक्ति खो देता है। क्योंकि डर का भोजन अज्ञान है, अनजानापन है। समझ उस भोजन को छीन लेती है। तो तंत्र डर का दुश्मन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह उसका विश्लेषण करने की एक विधि है। ये डर को एक बाहरी भूत प्रेत की तरह नहीं, बल्कि अपने ही मन की एक ऊर्जा के रूप में देखता है, जिसे समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये कहता है कि डर भी एक ऊर्जा है। अगर आप उससे भागेंगे तो वो आपका पीछा करेगी, अगर आप उसे समझेंगे तो वही ऊर्जा साहस में बदल सकती है। आज की इस पूरी बातचीत का मकसद तंत्र का महिमा मंडन करना नहीं था, नहीं किसी को इसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना। उद्देश्य सिर्फ एक गहरी बैठी गलतफहमी को जानकारी की रोशनी में देखना था। और अगर इस चर्चा को सुनकर तंत्र के प्रति मन में बैठा डर थोड़ा कम हुआ हो और स्पष्टता थोड़ी बढ़ी हो, तो मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। ज्ञान का पहला काम ही भय को मिटाना और चीजों को साफ साफ देखने में मदद करना है। और अंत में हम हमेशा की तरह सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर तंत्र ये सिखाता है कि डर जैसी नकारात्मक चीज को भी भगाया नहीं बल्कि समझा जाना चाहिए, तो जीवन के और कौन से ऐसे पहलू हैं, जैसे कि गुस्सा, ईर्ष्या या हमारे मुश्किल रिश्ते, जहां लड़ने या भागने की बजाय समझने का ये दृष्टिकोण हमारे काम आ सकता है।